हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन केंद्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अपनी अगली यूनिट का अगला चैप्टर, जो कि है ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। अर्थात जो अंग्रेज लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, सैनिक थे, उन्होंने आर्थिक नीति को बढ़ावा कैसे दिया, अपने आर्थिक लाभ के लिए किन प्रकार की नीतियों को देश में लागू कर दिया। ठीक है दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने साम्राज्यवादी नीति के बारे में बात किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आप जाकर संपूर्ण बीपीएससी टीआरई 4.0 हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर सारी वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएगी। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, वहां से आप वीडियो को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को क्या नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो संपूर्ण सीरीज है ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बताई जा रही है आपको। ठीक है, चलिए, और हम आपको ये बार बार बता दें कि आपको एनसीईआरटी की सीरीज आपकी शुरू होने वाली है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संपूर्ण सीरीज आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र आपको कराया जाएगा। ठीक, तो टॉपिक्स में से क्या क्या पढ़ना है हमको, किस तरीके से ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियां हैं, इन्होंने भू राजस्व नीति के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई, कृषि का व्यावसायीकरण इन्होंने कैसे किया, धन का निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने क्या है इनका, ये बात करेंगे, बैंकिंग क्या है, रेलवे क्या है, विऔद्योगिकीकरण क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में कुल 6 टॉपिक्स है, इसके बारे में कुछ विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हो सकता है चैप्टर बड़ा हो जाए, लेकिन उस टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस आपको देखना है। चलिए, ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था, ब्रिटिश काल की जो भू राजस्व व्यवस्था है क्या क्या है, देखिए, इजारेदारी व्यवस्था, इसे पंचशाला जिसको कि वारेन हेस्टिंग्स ने चालू की थी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चलाई गई थी, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो के द्वारा चलाई गई थी, एवं महालवाड़ी जो कि हाल्ट मैकेंजी के द्वारा चलाई गई थी। कभी ना कभी आपने इन सभी को क्या किया है, अच्छे से पढ़ा भी है, थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करेंगे। इजारेदारी यानी कि पंचशाला व्यवस्था क्या होती है, देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट करें, इसका प्रवर्तक क्या है, किस क्षेत्र में लागू की गई, हाँ इजारेदार का मतलब क्या होता है, यही सबसे क्वेश्चन आपका बनता है, तो इसी सबको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसका जो प्रवर्तक है, फाउंडर जिसको बोलते हैं, वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि इजारेदारी व्यवस्था जो है वारेन हेस्टिंग्स ने चलाई थी। क्षेत्र कौन सा था, बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र हो जाता है, और ये आपके क्या हो जाता है, बीपीएससी टीआरई, देखिए ये टीआरई 4.0 के हिसाब से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो इजारेदारी व्यवस्था चलाई गई, इसे जमींदार और इसे बंगाल और बिहार के क्षेत्र में चलाई गई। इजारेदार का मतलब क्या है, जमींदार या ठेकेदार, पहले जमींदार करों को वसूल करेगा संपूर्ण इलाके से, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों को ले जाकर सौंप देगा। ठीक, व्यवस्था क्या है, सबसे अधिक बोली लगाने वाले भूमि को क्या करेगा, ठेका दे दिया जाएगा, जो सबसे अधिक भूमि पर बोली लगा देगा उसको ठेका दे दिया जाएगा। या ठेका क्या है, कैसा होता था, एक प्रकार की पंचवर्षीय योजना होती थी। ठीक, परिणाम क्या हुआ, ये असफल हो गई। 1777 में एक वर्षीय रूप में परिवर्तन, ठीक हो गया, परिणाम क्या हो गया, एक वर्ष के रूप में इसका क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। कुल मिला के 1 साल तक ये चली, कोई इतना ज्यादा टैक्स नहीं दे पाएगा, लगभग 50% टैक्स वसूल रहे हैं, तो कैसे दे पाएगा आदमी, है ना, आप समझ सकते हैं खुद ही, असफल हो गई इसलिए ये। ठीक, अब स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करते हैं। इसका जो फाउंडर है, प्रवर्तक लॉर्ड कॉर्नवालिस, फ्रांसिस और सर जॉन की सहायता से, अन्य नाम इसका क्या है, स्तंभमरारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, बीसवेदारी व्यवस्था। ठीक, क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक। कौन सा क्षेत्र है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक। देखिए इतने सारे ऑप्शंस आपके एक से अधिक वाले में हो सकते हैं, लेकिन जो बंगाल और बिहार वाले में था वो कौन सी व्यवस्था थी, इजारेदारी व्यवस्था थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये कुल भूमि पर कितना लग रहा है, 19%, ये कुल भूमि पर 19% लगाई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। 1790 में 10 वर्ष हेतु स्थायी बंदोबस्त लगाया गया। 1790 में क्या करिए, 10 वर्ष हेतु स्थायी बंदोबस्त, 1790 में 10 वर्ष हेतु, 1793 में स्थायी किया गया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि 1790 में इन्होंने लगाने की कोशिश की, लेकिन ये संपूर्ण तरीके से जो लागू हुई 1793 में लागू हुई, लेकिन आगे चलकर यह भी क्या होगी, पूरी तरीके से चल नहीं पाएगी। जिस तरीके से वो फॉल्ट हो गई थी, ये भी फॉल्ट हो जाएगी। देखिए ब्रिटिश की जितनी भी नीतियां हैं, कहीं ना कहीं आगे चलकर फॉल्ट हो रही हैं। ये ऐसी नीतियां ही बनाते हैं जिससे भारतीयों का नुकसान हो जा रहा है, और उनको तो फायदा ही फायदा चाहिए, तो नुकसान हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं क्या है इसकी, स्थायी परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, भू राजस्व की स्थायी दर, यानी कि स्थायी तरीके से इन्होंने सेट कर दिया है कि इतना आपको देना ही है तो देना है, बंदोबस्त, जमींदार से लगान की समझौता,
कुल भू राजस्व, कुल भू राजस्व, ठीक है, जमींदार से लगान पर समझौता किया जाएगा कुल भू राजस्व पे। आधार वर्ष क्या था इसका, देखिए इसका आधार वर्ष था 1890 या 91 का समय, ठीक। कंपनी क्या करेगी, 11 हिस्सा कुल मिलाकर, सॉरी यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, 11, देखिए यहां पर 10 हिस्सा है, 10 हिस्सा है, 11 हिस्सा है, जिसमें से 10 हिस्सा कंपनी रख लेगी और एक हिस्सा जो जमींदार वसूल करके देगा, ठीक, जमींदार वसूल करके देगा वो ले रखेगा, ठीक। तय किए गए लगान से अधिक जमींदार, तय किए गए लगान से अधिक क्या करेगा, जमींदार क्या करता है यहाँ पे ले लेता है। अब आप बताइए, हम आपको एक बताते हैं थोड़ा सा, आपको एक अधिकारी किसी जमींदार को दे रहा है कि 11 हिस्सा आपको संपूर्ण लगान वसूलना है, 11 हिस्सा लगाना है और एक हिस्सा आपको रखना है, 10 हिस्सा क्या करना है, कंपनी को जमा करना है। तो क्या वो जो अधिकारी है जो अंग्रेजों के साइड मिलकर ये काम कर रहा है, तो क्या वो एकदम क्या होगा, ईमानदार होगा? ऐसा तो है नहीं कि इतनी मेहनत करने के बाद वो सिर्फ एक हिस्सा रखेगा, हाँ, और अंग्रेजों को उठा के 10 हिस्सा दे देगा। कहीं ना कहीं वो भी घपला करना शुरू हो जाता है और इस घपले का परिणाम आगे चलकर इनको देखने को मिलेगा। सूर्यास्त का कानून इन्होंने क्या बनाया, देखिए सूर्यास्त का कानून क्या है, यदि तय की गई समय अवधि में जमींदारों ने कंपनी को लगान नहीं दिया तो कंपनी क्या करेगी, उसकी भूमि को छीन लेगी। ये देखिए कितना कठोरनाक खतरनाक कानून है, ठीक। अनुपस्थिति जमींदारी प्रथा, जमींदार की भूमि नीलाम होने पर दूसरे गांव शहर के लोग नए जमींदार बनते थे। देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, सूर्यास्त कानून लगा दिया। अब सूर्यास्त कानून लगा दिया तो जरूरी नहीं कि सब लोग तय किए गए वक्त पर लगान दे दें, है ना, नहीं दे पाएंगे। अब अनुपस्थिति जमींदारी प्रथा, कुल मिलाकर ये काम नहीं हो पाएंगे तो दूसरे गांव के लोग जो अमीर लोग होंगे वो क्या करेंगे, जमीन को ठेके पर ले लेंगे, उससे छीन कर उसको दे दी जाएगी। कुल मिलाकर यही बता है, ठीक। जमींदार मध्यस्थता, ठीक, मध्यस्थता रहेगा। और किसान का क्या हुआ, यहाँ पर शोषण बढ़ रहा है। अब देखिए अंग्रेजों को देना है, ठीक है, अंग्रेजों को लगान वसूल कर देना है, किससे, किसान से लगान वसूल कर देना है। अब अंग्रेज क्या करेगा, अंग्रेज को तो चाहिए ही चाहिए। अब जो जमींदार है वो किसान से ज्यादा कर वसूलेगा कि थोड़े से लाभ उसको भी हो जाए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों को तो पूरा जा ही रहा है, अंग्रेजों को पूरा जा रहा है, लेकिन अब जमींदार भी इसमें क्या कर रहा है, मीडिएटर का काम कर रहा है, बीच में बिचौलिए का काम कर रहा है, ये भी कस के लूटेगा दबा के, हाँ। तो आखिरी में कौन मर रहा है, किसान का ही तो शोषण हो रहा है। यही चीज आपको संपूर्ण पीपीटी में समझाई गई है। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, देखिए इसके प्रवर्तक अलेक्जेंडर रीड 12 माइल क्षेत्र में लगाया इन्होंने, अलेक्जेंडर रीड ने 12 माइल क्षेत्र में लगाया, टॉमस मुनरो मद्रास के क्षेत्र में लगाया और एल्फिस्टन ने बॉम्बे के क्षेत्र में लगाया। इतनी चीज आपको, लेकिन आपको प्रवर्तक के बारे में अगर एक पूछ लिया जाए, तीनों पूछ लिया जाए तो तीनों को मार देंगे, नहीं तो टॉमस मुनरो इसके आप बताएंगे। इसमें क्षेत्र कौन सा है इसका, मुंबई, मद्रास, असम, पूर्व पश्चिमी भारत, पूर्वी बंगाल, ठीक। कुल ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में 51%, ठीक, 51% कुल ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में। देखिए 19% वो है, 29%, 31% वो है और 50 से 51% ये है। कुल मिलाकर आप समझ गए बिल्कुल। चलिए व्यवस्था की क्या विशेषताएं रही, जमींदार के स्थान पर रैयतों यानी किसान से लगान का समझौता हुआ, रैयतों को भूमि स्वामित्व दिया गया, रैयतों का पंजीकरण किया गया, भूमि का क्या किया गया, कृषि भूमि का सर्वेक्षण किया गया। 1812 में जमीन गिरवी रखने का अधिकार महारानी महाजनी प्रथा द्वारा शोषण। देखिए 1812 में जमीन गिरवी रखने का अधिकार किसके द्वारा किया गया, महारानी एलिजाबेथ का एक प्रकार का पत्र जारी किया गया जिसमें ये सब बात कही गई थी। तो फिर इनके महारानी के द्वारा क्या किया जा रहा है, शोषण ही किया जा रहा है। लगान टैक्स दर, कुल उत्पादन का 2/5 भाग, आधार भूमि का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्षमता के आधार पर। लगान ना देने पर भूमि की क्या हो जाएगी, जब्ती हो जाएगी। और लगान का पुनः निर्धारण प्रत्येक 20 से 30 वर्ष में किया जाएगा, यानी कि 20 से 30 वर्ष कुल मिलाकर एज इट इज मान लें तो 25 वर्ष में लगान का क्या किया जाएगा, फिर से निर्धारण किया जाएगा। निर्धारण क्या किया जाएगा, कुल मिलाकर सीधे बोल सकते हैं कि लगान को बढ़ा दिया जाएगा, चाहे कृषि भूमि बढ़े चाहे ना बढ़े। भूमि का टुकड़ा तो उतना ही है ना, लेकिन लगान इनको चाहिए। हम बोल सकते हैं कि इतने बुरी तरीके से अंग्रेजों ने भारतवर्ष का शोषण किया कि आप जब इसकी किताबों बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ेंगे ना, तब आपको खुद एक हिसाब से रोना आ जाएगा कि हमारा देश कितना रिच था, हाँ कितना रिच था, लेकिन इन अंग्रेजों ने कितना ज़्यादा शोषण किया। चलिए महालवाड़ी व्यवस्था, प्रवर्तक इसके हैं हार्ड मैकेंजी, इसके प्रवर्तक हैं 1822 में। क्षेत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब, 50% क्षेत्रफल पर, यानी 30% क्षेत्रफल पर। महाल यानी कि ग्राम व्यवस्था, महाल को क्या कहते हैं, ग्राम कहते हैं। महालवाड़ी भू राजस्व प्रणाली में भूमि कर की प्रत्येक इकाई कृषि
कृषक के खेत को नहीं बल्कि ग्राम या महल को माना जाता था। इस पद्धति में ग्रामीण समुदाय के लिए प्रमुख स्थान निर्धारित करने का क्या कर दिया गया, प्रयास कर दिया गया कि एक प्रमुख ग्राम, एक अधिकारी के लिए ग्राम क्या कर दिया, सेट कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया कि और यहां से आपको क्या करना है, लगान वसूलना है और अंग्रेजों को उठाकर देना है। राजस्व वसूली का कार्य ग्राम प्रधान या जमींदार किया करते थे। समस्त ग्राम को ही भूमि का मालिक माना जाता था तथा कृषकों का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता था, व्यक्तिगत स्वामी भूमि पर नहीं होता था। चलिए तुलनात्मक अध्ययन थोड़ा सा बारे में बात करेंगे। इसका आधार क्या रहा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। चलिए प्रवर्तक कौन है इसके प्रवर्तक कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, मैंने आपको बताया था स्थायी बंदोबस्त के। और इसके रैयतवाड़ी के 3 है, अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो, एल्फिंस्टन। अगर आपसे इन दोनों में पूछ लिया जाए तो टॉमस मुनरो आपको मानना है। और महलवाड़ी के हाल्ट मैकेंजी हैं। क्षेत्र कौन सा है, बंगाल, स्थायी बंदोबस्त का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक। और रैयतवाड़ी का क्षेत्र मद्रास, मुंबई, असम, पश्चिम भारत, पूर्वी बंगाल। और महलवाड़ी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश वाला भाग, पंजाब और पंजाब के 30% क्षेत्रफल पर। भूमि पर हक, स्थायी बंदोबस्त पर भूमि का हक जमींदार का होगा। रैयतवाड़ी पर भूमि का हक रैयत यानी किसान का होगा, ठीक। और महलवाड़ी पर क्या होगा, पूरे एक ग्राम का बोल सकते हैं, ग्राम के एक मुख्य मुखिया का होगा इस पर हक, ठीक है। तो आप एज इट इज थोड़ा सा इस चार्ट पर ध्यान देंगे तो इतनी कहानी जो हमने आगे पढ़ाई है उतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि का व्यवसायीकरण। अर्थ, व्यापारिक मुनाफे को ध्यान में रखकर कृषि करना ही कृषि का व्यवसायीकरण कहा जाता है। नगदी फसलें, ठीक। व्यापारिक मुनाफा किससे होगा, नगदी फसलें, क्योंकि व्यापारिक फसलें, नगदी फसलों को ही व्यापारिक फसलें कहा जाता है। और नगदी फसलें कैसी हैं, चाय नगदी फसलें हैं, जूट नगदी फसल है, कपास, नील, कॉफी और अफीम, ठीक। चाय का जो एरिया है 1830 में प्रथम चाय बागान, असम में 1835 में प्रथम चाय का बागान और 1838 में चाय की कंपनी, असम में चाय की कंपनी। जूट कहाँ होगा, बंगाल में, तराई वाले क्षेत्र में, ठीक। और अफीम कहाँ पैदा होती है, चीन में। और 1773 पर इसका क्या कर दिया गया, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चलिए, कृषि में ब्रिटेन के लोगों का भारत में निवेश। कृषि में ब्रिटेन के लोगों का भारत का निवेश, कृषि में क्या किया, ब्रिटेन के लोगों ने भारत में निवेश किया, क्योंकि उनको पता था नील वगैरह की खेती में अधिक से अधिक क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। ब्रिटेन में पहले भी कृषि का वाणिज्यीकरण था, ठीक। ब्रिटेन में पहले से ही कृषि का वाणिज्यीकरण था। चलिए, ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ प्रथाएं। ददनी प्रथा के बारे में बात करेंगे। ददनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादक, कारीगर एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा यानी कि पेशगी पैसा देकर, पैसा के तौर रुपया दे देते थे, पहले से ही दे देते थे कि आप पैसा लीजिए और खेती करिए और खेती में जो मुनाफा है हमको भी दीजिए, ठीक। कमियोटी प्रथा, बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिकों से ली गई ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले आजीवन उनकी सेवा करते थे। देखिए, आजीवन उनकी सेवा करते थे। कितना ही बड़ा शोषण है कि पूरी जिंदगी उनको सेवा करना है अगर आप ब्याज नहीं देना चाहते तो। एक प्रकार से ब्याज यानी कि जो सूद होता है, इंटरेस्ट, ये भी एक प्रकार का गलत ही माना जाता है। इसके अलावा जो जिंदगी भर अपनी सेवा करा रहे हैं ये भी बहुत प्रकार से गलत बात है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तिनकठिया प्रथा क्या होती है, बीपीएससी का क्या है, ये टीआरई 3.0 4.0 में आने वाला ही क्वेश्चन है। तिनकठिया प्रथा ये आप समझ लेते हैं, न जाने कितनी बार पढ़ा भी होगा आपने। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने ब्रिटिश बागान मालिकों के साथ किए गए अनुबंध पर अपनी जमीन में करीब 3/20 भाग यानी कि 20 में से 3 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक होता था। दुबला बहाली प्रथा, भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित प्रथा के अंतर्गत दुबला हाली नामक भूदास मालिकों अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति एवं स्वयं का संरक्षक मानते थे, ठीक। हुबली प्रथा में ये था। तो आपको सबसे ज्यादा प्रथा कौन कौन सी याद रखनी है, सिर्फ तिनकठिया प्रथा के बारे में याद करनी है, रखना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है, बिहार के चंपारण जिले से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, यानी कि विऔद्योगिकीकरण। विऔद्योगिकीकरण का प्रथम विचार सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में विऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का सबसे अधिक बल 1813 के चार्टर अधिनियम एक्ट में लिया गया, जिसमें मुक्त व्यापार की नीति को अपनाते हुए ब्रिटिश भारतीय बाजार में ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया, ठीक है। विऔद्योगिकीकरण का दुष्परिणाम स्वरूप भारत में ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग का क्या हो गया, पतन हो गया। देखिए, जब कोई चीज मशीनों से बनती है तो ज्यादा खूबसूरत बनती है, और ज्यादा खूबसूरत चीज ही जब कम दाम पर मिलेगी तो आदमी हाथ से बने हुए चीजों को क्यों खरीदेगा, आप समझ सकते हैं थोड़ी सी बात।
भारत में रेलवे का विकास, अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे का विकास दूसरों की पत्नी के श्रृंगार पर खर्च करने जैसा है। ठीक, 16 अप्रैल। देखिए ये कैसा है, ये एक प्रकार का कोटेशन है जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। 16 अप्रैल 1853 भारत की प्रथम रेलवे चली थी मुंबई से थाने के बीच, है ना, मुंबई से थाने के बीच। चलिए इसका विकास थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कैसे हुआ। 1831-32 भारत में सर्वप्रथम विलियम बेंटिंक के काल में रेल निर्माण का सुझाव दिया गया। 1836 में सर पी ए कॉटन ने मद्रास में बंबई तक रेलवे लाइन बिछाने का सुझाव रखा। 1844 में पहली बार भाप गाड़ी बनाने का प्रस्ताव रखा। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के मध्य प्रथम रेलवे का संचालन 34 किलोमीटर के में किया गया था, जो कि अभी हमने आपको बताया है, निजी कंपनियों द्वारा। ठीक है, जो भी है सब निजी कंपनियों द्वारा। ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी कोलकाता से रानीगंज, ठीक, पुणे से, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे कंपनी है, वो कोलकाता से रानीगंज तक चलेगी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ये कहा मुंबई से थाने तक की ट्रेन चलाएगी। ठीक, ये चीज समझ गए आप। ब्रिटिश पूंजीपतियों का निवेश प्लस ऋण, बदले में भारतीय राजस्व के 5% लाभांश और ऋण की क्या कर दी गई, अदायगी की गई। धन का बहिर्गमन सिद्धांत। देखिए ये जो किताब है ट्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, ये दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, उसमें दिया गया है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है कि किस तरीके से भारतवर्ष का संपूर्ण धन देश से निकलकर ब्रिटेन की ओर जा रहा है, यानी कि यूरोपीय देशों की तरफ जा रहा है। इसी के बारे में विस्तृत अध्ययन कराया गया है इसमें। आगे बढ़ेंगे। 1902 में थॉमस रॉबर्टसन आयोग सिफारिश, रॉबर्टसन आयोग, और 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन, लॉर्ड कर्जन जिसके समय में सर्वाधिक रेलवे का विकास हुआ। 1920 एकवर्थ आयोग, ठीक है, 1920 का एकवर्थ आयोग जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा बनाया गया। इसमें क्या कहा गया, रेल व्यवस्था को पूर्णतः सरकारी क्षेत्र के अधीन करना, रेल बजट को आम बजट से क्या कर देना, अलग कर देना। 1924 में इसे लागू किया गया। ठीक, 1924 में लागू किया गया लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर 1 फरवरी 1917 को, ठीक है, लागू कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, इनको देखिए आप, दादा भाई नौरोजी कितने स्मार्ट लग रहे हैं। इन्होंने बताया धन का निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में भी हमने आपको बता दिया है। हमारी व्यवस्था बहुत कुछ देखिए, हमारी व्यवस्था कुछ स्पंज की तरह काम करती है जो गंगा के तट से सभी अच्छी चीजों को सोख कर टेम्स नदी के किनारे लाकर निचोड़ देती है। ठीक है, ये जॉन साल्विस है। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए, जो गंगा नदी है हमारे भारतवर्ष में है, जो टेम्स नदी है वो लंदन में है, यानी कि यूरोप में बात की जा रही है। जो कुछ भी भारत में अच्छी चीजें हैं, चाहे वो अनाज के रूप में हो या कपड़े के रूप में हो या कच्चे माल के रूप में हो, क्या है, यहां से उठकर कहां जा रही है, टेम्स नदी के किनारे, यानी कि लंदन की ओर जा रही है। कुल मिलाकर इनका कहने का मतलब यह है कि भारत की सभी चीजें लगभग जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भारत से निकलकर ब्रिटेन की ओर जा रही हैं। ठीक है, भारत से निकलकर कहां जा रही हैं, ब्रिटेन की ओर जा रही हैं। देखिए ये काम हो रहा है, ये देखिए, अंग्रेज लोग लूट मार मचाए हैं, भारत की स्थिति कैसी हो रही है, आप समझ सकते हैं कैसे हैं यहाँ के लोग, अंग्रेज लोग। आगे बढ़ेंगे। अर्थ, इसका अर्थ क्या है, भारत से ब्रिटेन को होने वाला धन का हस्तांतरण जिसके समतुल्य भारत में कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौगोलिक प्रतिलाभ नहीं मिलता है। धन का स्थानांतरण, धन उठ के वहां जा रहा है, इसके बदले में भारत में कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आयात की तुलना में अधिक निर्यात, यानी कि आ कम रहा है, अगर 1 रुपए आ रहा है तो 10 रुपए जा रहा है। ठीक, दादा भाई नौरोजी ने इसको दिया। धन का निष्कासन का सिद्धांत, अनिष्टों का अनिष्ट, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया 1867 में आई। ठीक, दादा भाई नौरोजी की ही सब कुछ है ये सब। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871, द बॉन्ड्स ऑफ मीस ऑफ इंडिया 1876, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किस्तक 1902 में प्रकाशित हुई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी से। ठीक है, दादा भाई नौरोजी एंड ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये पुस्तक आपको याद रखनी है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। सिद्धार्थ के समर्थक, 1896 कांग्रेस, रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में 1896 में अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अधिवेशन। सीआर दत्ता, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्यम, एमजी रानाडे, जीबी जोशी। ठीक, समर्थक इन्होंने किया, इन लोगों ने कर दिया, इतने लोगों ने समर्थक। विरोध किसने किया, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने एंग्लो
ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 अलीगढ़ में की थी, वही सर सैयद अहमद खान ने उसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ इनके बारे में। इनकी जन्म नवसरी मुंबई में हुई, इनका जन्म, मृत्यु कहाँ हुई, इनकी भी मुंबई में हुई। भारत में वयोवृद्ध प्रेस, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। भारत के औपचारिक राजदूत भी इन्हें कहा जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष 96 कोलकाता, 1896 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1806 में कलकत्ता। देखिए इनका CLC, जब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत, तो बहुत सारी इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए, पहली बार इन्होंने क्या कर दिया था, 1806 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 1865 में WC बनर्जी के साथ लंदन इंडियन क्या सोसाइटी की इन्होंने क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। आगे बढ़ेंगे, 1892-95 ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय भी रह चुके हैं। लिबरल पार्टी के टिकट पर इन्होंने क्या लड़ा था, क्या फिशबेरी में से इन्होंने क्या कर लिया था, निर्वाचित हो गए थे। पुस्तकें और लेख क्या हैं, इंडिया डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द बॉन्ड्स ऑफ मीस ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। देखिए ये चीज अभी हमने आपको बताई थी ना, आगे वही चीज ही बताई गई है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत में बैंकिंग, थोड़ा सा भारत में बैंक का विकास के बारे में। 1870 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान यूरोप पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा, अलेक्जेंडर और कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक इसको कहा गया। ठीक, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1865 में इलाहाबाद बैंक, तीनों प्रेसिडेंसियों का बैंक का विलय 1821 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण के नाम पर परिवर्तन, 1 जुलाई 1925 में राष्ट्रीयकरण और नाम में परिवर्तन, इसको क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, बैंक का इतिहास आपने समझा कि किस तरीके से ये यहाँ से बैंक की शुरुआत होती है, बाद में SBI आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है, जहाँ पर आपकी सैलरी आती है या सैलरी आएगी और आप पैसे को जमा रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ही बचा, थोड़ा सा पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक, लाला हरकिशन ठीक की अध्यक्षता में। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI एक्ट 1834, 5 करोड़ की पूंजी, और 1 जनवरी 1950 में इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। अब पंजाब नेशनल बैंक देख सकते हैं, इस बैंक में न जाने कितने लोगों का खाता है, मेरा भी अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने आज की वीडियो में इतने कुछ देखा। अगली वीडियो में देखेंगे ब्रिटिश काल में सिविल सेवा को किस तरीके से विकास, यानी कि आज जो UPSC का एग्जाम्स होता है वो ब्रिटिश काल से ही चल रहा है, किस तरीके से इसका विकास हुआ, कौन लड़ा, कौन सबसे पहले परीक्षा दी, परीक्षा किसने दी, पास कौन हुआ, कौन सबसे पहले ICS अधिकारी बना, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।